नमस्कार। पिछले वीडियो में हम नदियों और थार के मरुस्थल ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। अगर ये नदियाँ और थार के मरुस्थल नहीं होते तो उनका भारतीय इतिहास और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता, इसे हम भली भांति है वो अनुभव कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम मध्यवर्ती विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया। इसी प्रकार दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उस प्रायद्वीपीय पठार ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया, इसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, गंगा नदी तंत्र द्वारा निर्मित जो उत्तर भारत का उर्वर मैदान है, दक्षिण में जहाँ समाप्त होता है वहीं से प्रायद्वीपीय पठार प्रारंभ होता है। इस प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी छोर है वो मध्य भाग से अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ है, और यहीं पर विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का यह जो उत्तरी छोर है न केवल कुछ ऊंचा उठा हुआ है, बल्कि एक प्रकार से कटा फटा और पथरीला छोर होने के कारण एक प्रकार से यह क्षेत्र दुर्गम दिखाई पड़ता है। यद्यपि ये जो सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं हैं अलंघनीय और अभेद्य नहीं है, किंतु फिर भी इस क्षेत्र की दुर्गम जो परिस्थितियां हैं उनके कारण यहाँ प्राचीन काल से ये वो घने बीहड़, यह ऐसा कह सकते हैं कि यह क्षेत्र घने वनों से है वो आच्छादित रहा है। रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इस क्षेत्र के घने वनों से है वो आच्छादित होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस क्षेत्र के दुर्गम होने के कारण ही इस क्षेत्र ने एक प्रकार से उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य संपर्क और समन्वय में एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य किया। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले जो मार्ग थे, उन मार्गों को एक प्रकार से इस चौड़े बीहड़ और विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं तथा कटे फटे पठारी जो पथरीले क्षेत्र थे, उसने एक प्रकार से इन मार्गों को है वो अवरुद्ध किया। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले जो मार्ग थे वो एक प्रकार से इस पठारी क्षेत्र के किनारों के सहारे सहारे तटवर्ती क्षेत्रों में ही थे। इसी पठारी क्षेत्र, इसी विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है, उनमें पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली तथा पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों ने भी इस क्षेत्र को और अधिक दुर्गम बनाने में है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं वो उत्तर भारत की नदियों की अपेक्षा करते तीव्र गति से बहने के कारण एक प्रकार से उत्खात आकृतियों का यानी मिट्टी का कटाव अधिक करने के कारण गहरे गड्ढेनुमा आकृतियों का निर्माण करती है, जिसके कारण यह जो क्षेत्र है एक प्रकार से और अधिक दुर्गम है वो दिखाई देता है। इस प्रकार इस
प्राकृतिक दुर्गमता के कारण ही उत्तर भारत के जो शासक थे वो कभी भी दक्षिण भारत पर लंबे समय तक वो आधिपत्य नहीं जमा पाए, स्थापित नहीं कर पाए। इसी प्रकार दक्षिण भारत के शासक भी इन भौगोलिक दुष्टताओं के कारण ही कभी भी उत्तर भारत पर वो स्थायी रूप से अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण त्रिराज्य संघर्ष के संबंध में राष्ट्रकूटों के प्रसंग में वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब राष्ट्रकूट शासक प्रतिहार और पाल शासकों को वो त्रिराज्य संघर्ष में पराजित करने के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने में सफल हो गए, परंतु उनके वापस लौटते ही पुनः इस पर है वो पाल और प्रतिहार जो शासक थे उनका उत्तर भारत पर है वो पुनः आधिपत्य स्थापित हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण था विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखलाओं वाला जो एक प्रकार से दुर्गम जो बीहड़ क्षेत्र है, उस बीहड़ क्षेत्र के कारण ही उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ आवागमन और संपर्क में एक प्रकार से बाधा का सामना करना पड़ता था। और इसी बाधा के कारण उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर का जो मार्ग है उसे तय करने में एक प्रकार से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन कठिनाइयों ने ही एक प्रकार से भारत में, संपूर्ण भारत में एक एकीकृत साम्राज्य को स्थापित करने में भी एक बाधा के रूप में कार्य किया। ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं के जो बीहड़ हैं, इन बीहड़ों में प्राचीन काल से गौड़, भील, संथाल जैसी जो आदिवासी जनजातीय संस्कृतियां थी उनका संपोषण हो। वर्तमान समय में भी यह क्षेत्र है वो घने बीहड़ों से आच्छादित और युक्त है, और इन घने बीहड़ों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही इस क्षेत्र में वर्तमान समय में जो नक्सलवादी जो समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण भी इस क्षेत्र की भौगोलिक जो विषमताएं हैं वही उत्तरदायी मानी जाती है। इसी प्रकार दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उस प्रायद्वीपीय पठार ने भी भारतीय इतिहास और संस्कृति को है वो बहुत अधिक प्रभावित किया है। इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का न केवल उत्तरी छोर बल्कि पूर्वी और पश्चिमी छोर भी अपेक्षाकृत कुछ ऊंचे उठे होने के कारण एक प्रकार से दक्षिण भारत में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी और पश्चिमी छोर है वो भी अपेक्षाकृत कुछ ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्हें क्रमशः पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी छोर है, जो कि पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत कुछ ऊंचा उठा होने के कारण उसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इस पश्चिमी घाट में उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी स्थित है, और दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नामलाई की चोटी है, अनाईमुड़ी की जो चोटी है, वो भी इसी पश्चिमी घाट या सहयात्री घाट में ही स्थित है। दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी हवाएं जो भारत में वर्षा को संभव बनाती हैं, इसी पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में ऊंची पहाड़ियों से टकराकर तटवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा करती है। परंतु इन ऊंची चोटियों के कारण या पश्चिमी घाट के कारण इसके पूर्वी दिशा में जो वृष्टि छाया प्रदेश है उसमें एक प्रकार से वर्षा का अभाव भी हो इस ऊंची चोटियों के कारण होता है। यानी पश्चिमी घाट की जो ऊंची चोटियां हैं, उन ऊंची चोटियों से टकराने के पश्चात जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं वो तटवर्ती क्षेत्रों में तो पर्याप्त वर्षाएं करती है, परंतु उसके दूसरी ओर यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी दिशा की ओर एक प्रकार से वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है।
और इस क्षेत्र में एक प्रकार से अत्यंत ही अल्प वर्षा होती है। दूसरे, यह क्षेत्र पठारी और पथरीला होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त भी नहीं है। एक तो वर्षा नहीं, दूसरा ऊपर से पथरीला और पठारी होने के कारण इस क्षेत्र में कृषि भी नहीं हो पाती। इस प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों ने यहाँ के लोगों को एक प्रकार से जीवटता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। ऐसी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही इस क्षेत्र के लोगों को आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा, और आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष ने ही इस क्षेत्र के लोगों को एक प्रकार से साहसी, परिश्रमी, मेहनती और जीवटता का जो है वो प्रतीक बना दिया। इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो मराठा थे, उनसे हम भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से मराठाओं ने इस क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इन भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को है वो घुटनों पर ला दिया था। यद्यपि यह क्षेत्र दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों से युक्त होने के कारण कभी भी इस क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में कभी भी एकीकृत साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाई, और न ही उत्तर भारत के शासक कभी इस दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए। इसका कारण भी, सबसे बड़ा कारण भी इस क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां ही था, और न ही दक्षिण भारत के शासक कभी उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य वो स्थायी रूप से स्थापित कर पाए। लेकिन इन सब के बावजूद इस पठारी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में चंदन की लकड़ी के उत्पादन, साथ ही साथ बहुमूल्य पत्थरों और कपास का जो उत्पादन है, उसने यहाँ के लोगों की आर्थिक समृद्धि, न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि इस क्षेत्र में कलात्मक विकास के मार्ग को भी एक प्रकार से प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निर्वहन की। यद्यपि इस क्षेत्र में कृषि नहीं होती, लेकिन इस पठारी क्षेत्र में चंदन की लकड़ी, जो कि बहुमूल्य चंदन की लकड़ी है, पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होती है। इसी प्रकार कीमती पत्थरों का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है। इसी प्रकार इस पठारी क्षेत्र के, चूंकि यह ज्वालामुखी लावा से निर्मित जो पठारी क्षेत्र है, इसमें काली मिट्टी की बहुतायत उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में कपास का भी अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसने इस क्षेत्र के लोगों की एक प्रकार से आर्थिक, न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, बल्कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र में कलात्मक विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का है वो निर्वहन किया है। ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, इसके दोनों छोरों पर, पूर्वी और पश्चिमी छोर पर जो तटवर्ती मैदान है और जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, उस समुद्र तटीय क्षेत्र ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया। इसी प्रकार संपूर्ण भारत के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के क्षेत्र में भारत की जलवायु ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई, उसके ऊपर चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।